4 वाले जाते ही नहीं घर, 5 वाले सब भाग गए। देखो एक बात मैं बता देता हूँ तुमको कि कुछ बच्चे जो है ना वो फर्स्ट बेस से पढ़ रहे हैं, कुछ सेकंड बेस से पढ़ रहे हैं, कुछ थर्ड बेस से पढ़ रहे हैं, कुछ फोर्थ बेस से पढ़ रहे हैं, कुछ फिफ्थ बेस से पढ़, फिर सिक्स, फिर सेवेंथ, है ना? दिख रहा तुमको क्या नहीं दिख रहा? मैं इसको और छोटा कर, फिर 8, फिर 9, 10 तो आ गए हैं और 10 और आ जाएंगे। ठीक है, अभी और आएंगे बेस, देखना। तो कुछ बच्चे इस उम्मीद से आएंगे कि 1 महीने का क्रैश कोर्स करा दो और डायरेक्ट सुपरवाइजर बना दो, है ना? अब इन लाइन को अपन बराबर करते हैं। क्या करते हैं? ये फर्स्ट सेकंड तो दोनों बराबर हो, थर्ड वाले आगे मत निकल जाना रे। वो छोटी तो कर रहा हूं मैं उसको। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि अगर इसको पढ़ने के लिए 8 महीने मिल रहे हैं ना, 8 महीने मतलब 240 दिन, कितने दिन? तो इसको पढ़ने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं? इसको कितने मिल रहे हैं? इसको कितने मिल रहे हैं? तो इस हिसाब से उनकी तैयारी पहले शुरू हुई। वो अगर धीमी स्पीड में भी चलेंगे ना तो भी कुल तय की गई दूरी ज्यादा हो जाएगी। और इस कारण से जो लोग शुरू से लेकर आखिरी तक तैयारी करते हैं, है ना, वो लोग जीत जाते हैं। कई लोग क्या है कि वो यूं सोचते हैं कि 100 मीटर की रेस है, 8 सेकंड में दौड़ जाएं। उनको नहीं पता ये 42 किलोमीटर की मैराथन है, ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो सारे दांत रास्ते में रह जाएंगे, घर वापस नहीं लेके आएंगे। हर एग्जाम की तैयारी के साथ ऐसा ही होता है। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। तुमने कब एडमिशन लिया बेटा? अप्रैल में लिया। तुम्हारी फीस 20,000 रुपए थी, ठीक है? अभी भी फीस 20,000 ही। 10वीं बैच में कोई एडमिशन लेगा तो 20,000। और बीच बीच में कभी कभी एकदम से मन करता है थोड़ा ऊपर दे दो, आ जाएंगे। तो कुछ बच्चे तो ऑफर की तलाश में कि फीस सर जब परमानेंट 10,000 5,000 करेंगे तभी जो एडमिशन लेंगे, भले वो दिसंबर में करे कि जनवरी में करे। तो मतलब आखिरी दिन 1 रुपए में कोर्स दे देते हैं। वो चाहते हैं 1 रुपए में ही मिल रहा है तो एक आखिर, वो ये नहीं समझते हैं कि उनका जो समय बर्बाद हुआ उसकी क्या कीमत थी। तो 4 महीने पहले भी 20,000 का कोर्स था, 4 महीने बाद भी 20,000 का कोर्स है, 4 महीने और बाद भी 20,000 का ही कोर्स रहेगा। पर जो बैच 4 नंबर पे आई, 5 नंबर पे आई, उनको बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। अब दिसंबर जनवरी में जो एडमिशन लेंगे उनका कोर्स तो खत्म करना ही पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। बहुत सारी चीजें मायने रखती है ना? जैसे मान लो कि कोई आदमी एक एक वानस्पतिक नाम याद करे तो 60 दिन में 60 हो जाते हैं। पर कोई आदमी आखिरी दिन याद करेगा तो एक दिन में 60 कभी भी नहीं होते हैं। अगर मुझे 50 किलो आटा खाना है साल भर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मुझे 5 दिन में 50 किलो आटा खाना है तो नहीं खा पाएंगे। वही समस्या फंसती है। आदमी फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करता है, जो वास्तविक तैयारी है ही नहीं। वो खाली भीड़ बढ़ाने का काम करता है। हर एग्जाम में कंपटीशन में 10% ही लोग रहते हैं, बाकी सब भीड़ रहती है। कितने परसेंट रहते हैं? और वो 10% कांटे की टक्कर रहती है ना? अगर 1.25 लाख लोगों ने पिछली बार सुपरवाइजर दिया था, इस बार ज्यादा ही देंगे, 5-10 हजार तो बढ़ ही जाएंगे, 2,06,000। हाँ, अब उस 2,06,000 में से यूं मान के चलो कि 1,85,000 तो कचरा ही, बचे 21,000। 21,000 में पोस्ट आएगी 800, 1,200 आ जाए, 2,000 आ जाए तो भी सेम है, मतलब कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। 1,000 सीट भी बढ़ेगी ना तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर कट ऑफ जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकती, है ना?
जैसे जिसकी फर्स्ट रैंक आती है ना और जिसकी सेकंड रैंक आती है, उसमें अगर दूसरी एग्जाम्स की बात करें, सीयूईटी की एग्जाम की, तो 10 से 15 नंबर का डिफरेंस होता है। कितना होता है? पर टॉप 10 में 3 नंबर में ही काम हो जाता है, और टॉप 100 में 3 नंबर में और काम हो जाता है। मतलब पहले और दूसरे के बीच जितना गैप रहता है, अगर उतना गैप इधर कर दिया जाए तो 10 लोग आ जाएंगे, और कर देंगे तो 1000 आ जाएंगे, और कर देंगे तो 10,000 आ जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाए। हर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद 10 गुना लोगों की संख्या बढ़ती है। इसलिए तुमको ज्यादातर लोग मिलेंगे कि मैं तो 2 ही नंबर से रह गया। 2 नंबर से कहाँ रहेगा तू? बॉटम के दो, तेरे जैसे 20,000 और होंगे। सही है कि गलत है? तो इन सब चीजों का अपने ध्यान रखना है। चलो, कौन सा टॉपिक पढ़ना आपने, ये बताओ। 4 नंबर की बेच वालों, मेरे को विनय सर ने भेजा था पर मुझे मिल नहीं रहा है, उन्होंने कहाँ भेजा था, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। तुमको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? तुम सब घनश्याम हो। क्या पढ़ना है तुमको? अच्छा, 5वीं बेच का क्या बचा है बताओ। है? चलो, क्या बचा है? शुष्क खेती दोनों का बचा है क्या? तुम्हारे सब तुम रिवीजन कर रहे हो बैठ के, कि और कुछ चाहते हो ये बताओ। तुम चाहते हैं इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी पढ़ा दूं तुमको? है? चलो, और 5 वालों का क्या बचा है बताओ। अरे बताओ फटाफट। है? सिंचाई बचा है, और शुष्क खेती बची है, और क्या बचा है बेटा? है? इनको पता ही नहीं है क्योंकि ये खुद ही बाद में आए थे। ये वही बच्चे अभी 2 महीने बाद कहेंगे कि सर 10वें बैच में फिर से एडमिशन दे दो। अरे कितने टॉपिक है कुल मालूम है तुमको? 23, 23 कितने हैं? 23। उसमें से कौन कौन से हो गए, कौन कौन से बचे हैं, मैं पूछता हूँ। ये वाला चैप्टर तो दोनों बैच में नहीं हुआ है। मौसम जलवायु हो गया। सिंचाई नहीं हुआ। जल निकास, वो भी नहीं हुआ। शुष्क खेती, फसल चक्र, अंतरा शोषण, वो भी नहीं हुआ। खरपतवार, भू परिष्करण, मृदा उर्वरता उत्पादकता, मृदा क्षरण, पोषक तत्व, उर्वरक, खाद, जैव उर्वरक, सभी प्रकार की फसलें 5वीं बैच में नहीं हुई, चौथी में ही हुई है। ठीक है। और फिर तो लंबा टॉपिक बचा है तुम्हारे। अर्थशास्त्र भी हो गया, बीज विज्ञान भी हो गया, जैविक खेती भी हो गया, ये तो सब में नहीं पढ़ा है। तो तुम्हारी फसलें बची है, सिंचाई, शुष्क खेती बचा है ना? तो सिंचाई है लगभग 12 दिन का टॉपिक, शुष्क खेती भी 10 से 12 दिन का, 24, और फसलें जितने में तुम पढ़ लो, मैं 10 में भी पढ़ा देता हूँ, 40 में पढ़ाता हूँ। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कितने दिन में पढ़ना चाहते हो। हरिओम सर ने कितने दिन में पढ़ाया? 17, 18 दिन में। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, ठीक है, डोंट वरी। इसको देख लेते अपन, है ना, चैप्टर को। इसका नाम क्या बेटा? शस्य विज्ञान का परिचय। अब देखो परिचय का क्या मतलब है। सबसे पहले हमको देखना है कि कृषि, जिसको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं बेटा? खेती। तो ये जो कृषि शब्द, ये तो संस्कृत भाषा से आया। कौन सी भाषा है? पर इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का बेटा? जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब होता है मृदा। कुछ कुछ लोग भूमि को भी रेफर कर देते हैं,
है ना, और अपने को मृदा पे ज्यादा ध्यान देना है। कल्चरा का मतलब होता है उगाना या जुताई करना, टू कल्टीवेट, है ना। तो एगर प्लस कल्चरा, सॉइल प्लस टू कल्टीवेट। अब प्रश्न आता है कृषि क्या है, तो ऐसा लिखा जाता है कि कृषि मनुष्य का प्राथमिक उद्यम है। इंसानों ने सबसे पहले क्या शुरू किया, खेती करना, जिसमें वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, जमीन का, पानी का, हवा का, सूरज के प्रकाश, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, फसल उगाता है, पशुपालन करता है। तो एक बार जेईटी में प्रश्न पूछा कि पशुओं को पालने एवं फसलों को उगाने के कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं। पशुओं को पालने एवं फसलों को उगाने के कला एवं विज्ञान को क्या कहा जाता है। इसको कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा। इतनी चीज क्लियर है। क्या क्लियर है, कृषि शब्द कौन सी भाषा का है, जबकि एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा। अब अपने समस्या क्या आती है कि वो हिंदी में तो कृषि लिख देता है सुपरवाइजर में, और उसी के साइड में जो इंग्लिश का प्रश्न है वो एग्रीकल्चर लिख देता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है। वैसे तो संस्कृत दिखेगा ही नहीं ऑप्शंस में, क्या नहीं दिखेगा, पर अगर संस्कृत दिख रहा है तो फिर संस्कृत लगाना, नहीं दिखे तो टेंशन ही खत्म, क्या लगा के आएंगे, लैटिन भाषा। ठीक है, चलो। अब प्रश्न ये आता है कि कृषि का मतलब क्या। तुम बताओ कृषि का क्या मतलब होगा। बोले ये तो आप बताओ, आप पढ़ा रहे हो, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। कृषि का मतलब है कि खेती से संबंधित जितने भी विज्ञान हैं उन सब को मिला के एक विज्ञान बनाया, जिसको कहा गया कृषि विज्ञान। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड। ऐसा सुना तुमने कभी नाम। पहली शाखा क्या है बेटा, एग्रोनॉमी। दूसरी शाखा किसको बना देंगे, हॉर्टिकल्चर। तीसरी शाखा एनिमल हस्बेंड। अब चौथी बताओ। पांचवी शाखा एनिमल हस्बेंड्री के बाद फिर अपन बना लेते हैं सॉइल साइंस। फिर छठवीं शाखा एंटोपैथो एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। और इसी का एक भाग है नेमाटोलॉजी। फिर आता है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, है ना, प्लांट ब्रीडिंग। फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, अभी पढ़ा ही है अपन ने। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ये सबसे ज्यादा रुकता है लोगों का। फिर बोलो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और बताओ कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12, एक दो और बता दो, खत्म कर देंगे इसको। बताओ बताओ, कॉलेज पढ़े हो ना तुम, तो बताओ। अरे डिपार्टमेंट घूम जाओ आंख बंद करके, और क्या, बस आ जाएगा। तुम्हारे कॉलेज में एमएससी होती थी, नहीं होती थी, है। पोमोलॉजी तो हॉर्टिकल्चर में आता है सर, है ना। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम पालन, है ना। और एक आता है ला कल्चर। अब प्रश्न आता है कि शस्य विज्ञान यानी फसल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर में किसका प्रयोग कर, मतलब किसका अध्ययन करते हैं, उद्यान विज्ञान, फल फूल सब्जियां। तो इनके खाली नाम ही लिखूंगा मैं हिंदी में, बाकी तुम सब देख लेना, है ना। एग्रोनॉमी मतलब क्या, शस्य विज्ञान। दूसरी शाखा कौन सी है, हॉर्टिकल्चर, इसको क्या लिखेंगे हम, उद्यान विज्ञान। फिर तीसरी शाखा कौन सी हमारी, पशुपालन, और इसमें केवल पालतू पशुओं का अध्ययन किया जाता है।
हाथी घोड़ा मतलब जंगल में पाए जाने वाले जानवरों का अध्ययन नहीं किया जाता है ना। फिर सोइल साइंस को क्या कहेंगे हम? मृदा विज्ञान। फिर एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान। फिर निमेटोलॉजी मतलब सूत्रकृमि विज्ञान। फिर प्लांट ब्रीडिंग मतलब पादप प्रजनन, है ना। ऐसे अपन चाहें तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं। लिखूं क्या? हाँ। हाँ, इकोनॉमिक्स मतलब क्या? अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, खाली अर्थशास्त्र नहीं, कृषि अर्थशास्त्र। फिर एक्सटेंशन का मतलब क्या बेटा? कृषि प्रसार शिक्षा है। इसमें भारत में इसके जनक है डॉक्टर के एन सिंह। बाकी लीगन्स, जेपी लीगन्स। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स, कृषि सांख्यिकी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। इससे संबंधित कौन सी क्रांति है? अभी तो लिखवाया 2 दिन पहले, मीठी क्रांति। हाँ। अरहर पे लाख कीट की खेती हो सकती है क्या? हाँ। फिजियोलॉजी को हिंदी में क्या कहेंगे? कार्य की। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पादप जैव तकनीक। माइक्रोबायोलॉजी मतलब फिर फिशरीज पिगरीज वो सब देख लेना तुम्हारे हिसाब से, है ना। फिर शाखाएं लिखवाना पड़े। अभी आधे तो यूं ही होश उड़ रहे हैं तुम्हारे धीरे धीरे, कि ये शुरू हो जाते हैं खत्म ही नहीं होते हैं। चलो, अब इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट शाखा कौन सी है? एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान, जो अपन पढ़ेंगे। पढ़ ही लिया, खत्म हो गया, आप परिचय अब पढ़ रहे हैं अपन, है ना। हाँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अरे दिक्कत ये है बेटा कि अगर ये चैप्टर सबसे पहले मैं पढ़ा दूं ना तो आधे बच्चे भाग जाते हैं और फिर यूं कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? उनके लिए सिलेबस मतलब 11वीं और 12वीं की किताब के बाहर कुछ नहीं आएगा, और फिर वो पढ़ के एग्जाम देते हैं, कुछ आता भी नहीं है। किससे नहीं आता है? स्टूडेंट्स। अब एग्रोनॉमी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है, यूनानी भाषा। ग्रीक भाषा को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? यूनानी भाषा, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है एग्रोस और दूसरा है नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है खेत और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। क्या होता है ना। तो वास्तव में तो एग्रोनॉमी क्या होना चाहिए? खेत प्रबंधन का विज्ञान। पर 12वीं की किताब में गलती से मृदा प्रबंधन का विज्ञान लिख दिया, है ना। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। प्रबंधन किसका करना था? खेत का। पर वो ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? उनको ये वाला सॉइल याद रह गया जिन्होंने किताब लिखी। अब किताब ही लिख दी तो फिर उनको तो गलत साबित करना लगभग लगभग असंभव है। तो फिर परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन? कि कृषि विज्ञान की वह शाखा
जिसमें किसका किसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में क्या होना था? खेल। ये टेक्निकल एरर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जैसे तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो तुम क्या घर चले जाओगे? घर गए कि गए, ये बात याद रखना जिंदगी भर। भले दिल्ली पढ़ के आओ, घर गए तो गए। मैं जानता हूँ ना घर वालों की आदत क्या है। मेरा एक जूनियर है, वो अभी आईआरएस अधिकारी बना है ना, अंजना करके। बहुत छोटा सा, बहुत समझदार बच्चा है, 23 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बन गया, है ना। तो वो बेचारा, उसको घर वालों ने दिल्ली भेज दिया 18 साल की उम्र में। बोले पढ़ाई भी वहीं करना, डिग्री भी ले लेना डमी में, और तेरे को आईएएस बनना है। 4-5 साल दिए तेरे को। अब वो गया, 21 साल का वो हो गया, उसकी डिग्री भी हो गई। 2-3 साल बाजीराव में कोचिंग भी कर ली उसने। बाजीराव, बाजीराव में वो तो क्रीम चीज है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, बड़ी। अब वो आ गया घर, बुला लिया उसको, बोले 3 साल कोचिंग बहुत होती है, सारा नॉलेज तेरे पास, सारे नोट्स तेरे पास, सारी किताबें तेरे पास, और डिग्री बीए भी हो गया तेरा कंप्लीट। अब क्यों पैसा खर्चा करना? 2-3-4 लाख रुपए रोज महीने के साल भर के लगते ही है, दिल्ली यहाँ पर लग जाते हैं 1-1.5। बोले इतना पैसा क्यों ही खर्चा करना, तो यहीं रहे अपने घर आराम से, भैंसों का दूध पीने, घी खाने। ऐसा केक हुआ कि घर वाले बुला ही लेते हैं फिर, कि वहां का टिफिन की रोटियां तोड़ रहे। अब बेचारे ने, उसने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसके ज्यादा नंबर आए थे। यहाँ उसने घी खाया तो उसके नंबर कम आ गए। अब वो तो डिप्रेशन में चले गया। मेरे पास फोन आया कि यार तू आ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार ये अपना बच्चा है, ये निपट गया। मैंने कहा निपट गया? मेरे सीनियर थे सांवले सर। मैं टेंशन में आता था ना यार। देखो हमारा काम क्या है कि कोई भी अगर आदमी अधिकारी बनने के लायक दिखाई दे रहा है तो हम सब मिल के उसका सहयोग करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जैसे अधिकारी बनेगा हमारे ही काम में आएगा। अरे उसको अधिकारी, एक तो पोटेंशियल होना बड़ी बात है। घर वाले तो सबके जमीन बेचने के लिए तैयार है, आदमी बन जाए वो बड़ी बात है। तो हम ढूंढते हैं शिकारियों की तरह ऐसे आदमी। तो हमने बड़ी मुश्किल से तो लड़का ढूंढा कि आईएएस अधिकारी बनेगा, और वो तो डिप्रेशन में चले गया। उसको बुलाया इंदौर वापस, 2-3 दिन वहीं रखा, हमारे प्लेट पे मूवी दिखाई है वो। क्योंकि डिप्रेशन में जाने वाला आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है, मन पानी पीना छोड़ देता है। कि जब दिल ही टूट गया तो अब जी के क्या करना, ऐसी स्थिति में रहता है। फिर उससे पूछा कि यार क्या समस्या आई? बोले भैया मैं बढ़िया, मैंने प्लेट ले रखा था, मैं अकेले ही रहता था, 24 घंटे खाली पढ़ता ही था, सारे तरह के न्यूज़पेपर आते थे। हफ्ते में एक बार संडे के दिन जितने अच्छे अच्छे जो भी स्टूडेंट रहते ना, टॉपर्स वगैरह कोचिंग के, हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, कमियां ढूंढते थे। 12-12 घंटे ग्रुप डिस्कशन करते थे। बोले मेरा सब सही चल रहा था, इन्होंने मेरे को घी खिलाया। तो बोले तू घर ले लेता, अलग से कमरा पड़ता। बोले घर, कमरा, सुबह सुबह 5 बजे बेटा आरती ले ले। पूजा पाठ हो रही घर में, बेटा पढ़ते पढ़ते आरती लेने गया कि वाह जब इस भैंस को उधर बांध दे। वो आईएएस अधिकारी बन रहा है। तो वही वो कहानी कहते हैं ना कि एक आदमी का जीवन के बेटा धनिया लिया, फिर थोड़ा बड़ा होता बोले भैया धनिया लिया ना, फिर और बड़ा हो तो बोले के अजी सुनते हो धनिया ले आओ, फिर और बड़ा हो बोले पापा धनिया लिया ना, फिर और बड़ा हो बोले दादाजी धनिया ले आना। और एक दिन धनिया के रास्ते में रह गए दादाजी। आदमी मर जाए, उसके वहां पे वो उठाने में लाल कुर्सी के ऊपर बढ़िया टॉवेल बिछा के एक तस्वीर लगाते हैं, फिर उस पे फूलों की माला चढ़ाते हैं। फिर एक आदमी आता है, बोले बा साहब आदमी बहुत बढ़िया थे, दुनिया में इनसे अच्छा धनिया कोई ला ही नहीं सकता। तो एक आदमी का जीवन ऐसे ही चले जाते, घरेलू जिंदगी, घरेलू जिंदगी। देखो मैं बढ़िया यहाँ पढ़ाता हूँ, सब बच्चे इज्जत करते हैं, माहौल है कि नहीं? इधर जाता हूँ यहाँ भी, उधर उधर कहीं भी
किसी भी रूम में चले जाओ, सब आओ सर आओ सर। मैं जैसे ही घर जाता हूँ, नींबू नहीं लेके आए, 3 दिन से कह रखा है, नींबू नहीं मिलते क्या मार्केट में, जाओ लेके आओ। अरे यार साला, मैं यूं कह रहा हूँ कि मैं किसी कह दूं ना स्टूडेंट को पूरा बगीचा ले आए नींबू, ट्रॉली भर के डाल जाए घर पे, पर वो बाहर ही थे, घर में तो वही आदमी धनिया नहीं आया तो फिर तो घर मत जाना जिंदगी में, याद रखना। अगर आम आदमी बनना है तो ही घर जाना है। मैं घर जाता ही नहीं, पहले मैसेज देखता हूँ, यहीं से रिप्लाई कर देता हूँ, नी है नींबू मार्केट में, सब मर गए नींबू बेचने वाले। तो समझ में आता था कि आज मूड खराब है, आज कुछ बोलना ही नहीं। सच कह रहा हूं मैं। 11 बजे रात में झोला पकड़ा दे के जाओ, टमाटर लेके आओ कहीं से भी, अब कहां से लेके आए आदमी। अलग मैं निहायत ही खड़ूस आदमी हूं, है ना। तो मेरे साथ तो नहीं होता, पर मैंने देखा है लोगों के साथ। बोले भाई उदास दिख रहा, बोले कुछ नहीं रे, सब्जी का बोला था कल ले नहीं गया। मैंने कहा फिर, बोले फिर क्या मैंने ही बनाई। चलो आ जाओ। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित सिद्धांतों विधियों का अध्ययन करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम। अब यहां पर एक शब्द आता है फसल, कहां गया ये रहा। फसल को परिभाषित करना बहुत जरूरी। फसल किसको कहेंगे, तो किसी भी जगह किसी भी चीज का फसल होने के लिए 3 गुण होना आवश्यक है ना। भूमि की तैयारी करके हमारे द्वारा उगाए जाने वाला पौधों का समूह, हमारे द्वारा उगाए जाने वाला मतलब भगवान जो पौधे ऑटोमेटिक उगाते हैं वो फसल नहीं होंगे। पौधों का समूह मतलब एक दो पौधे कहीं उगा लिए तो वो फसल नहीं। जो किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति कर, जिनसे कोई ना कोई लाभ होता है, तो फसल के कितने गुण होना चाहिए। पहला तो क्या, कि वो कृत्रिम रूप से उगाया गया होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधे फसल नहीं कहला। पौधों का क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए। और तीसरा क्या है, उससे कोई ना कोई आर्थिक लाभ हमको मिलना चाहिए, तभी उसको फसल कहा जाए। अब ऐसे तो बहुत सारी फसलें इस दुनिया में, गेहूं धान मक्का ज्वार बाजरा जो जई कोदे कुटकी रागी सावा कंगनी काकून चना मटर मसूर मूंग उड़द अरहर चौला राजमा लोबिया कुलथी मूंगफली सरसों तेल सोयाबीन सूरजमुखी कुसुम अलसी अरंडी गन्ना कपास तंबाकू आलू गवार चुकंदर, बहुत ढेर 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 सारी फसलें हैं। अब इनमें से कुछ फसलों के कुछ गुण एक जैसे, जैसे मैं कहूं सोयाबीन की बुआई जून जुलाई में की जाती, फिर ज्वार में कह दूं ज्वार की बुआई जून जुलाई में की जाती, फिर कह दूं तिल की बुआई जून जुलाई में की जाती, अरहर की बुआई जून जुलाई। तो ऐसे इसको 16-15 बार थोड़ी लिखेंगे अपन अपन कह देंगे कि वो फसलें जो जून जुलाई में बोते हैं वो सब खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें सब लघु दिवस होती है। तो 2 बार याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में काम होता है। इसके लिए अपने को करना पड़ेगा फसलों का वर्गीकरण। क्या करना पड़ेगा, तो अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे लगभग लगभग 8 आधार पर, है ना। इसमें एक दो जगह अपने को 12वीं की किताब को ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे उसमें गलत लिखा है, और उसमें जो लिखा है वही सुपरवाइजर में सही माना जाता है। नहीं माना जाता तो लोग जिद करके मनवा लेते हैं, कोर्ट में केस कर देते हैं कि 12वीं में ये लिखा है तुमने ऐसा कैसे। जैसे कपास एसडीपी है कि नहीं है, ये 12वीं मैच ही नहीं खाता है, समझ रहे हो कि नहीं। पर अपने को 12वीं में देखना पड़ेगा, अगर उसमें जो लिखा है गलत भी लिखा है तो वो अपने लिए क्या है। अपन ने इधर लिखा ना मृदा प्रबंधन, अपन चाहते तो खेत लिखते, पर अपन उनको क्रॉस नहीं करेंगे। चलो अब वर्गीकरण अपन 8 आधार पर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, ऋतुओं के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे आर्थिक वर्गीकरण। कौन सा पढ़ेंगे, आर्थिक वर्गीकरण। इसको उपयोगिता के आधार पर भी कहा जाता है ना। अनाज दलहन तिलहन रेशे चारे मसाले ये सब आता है तुमको। तीसरा होता है कुलों के आधार पर, है ना। तो इसमें एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों अपने कवर हो जाएंगे थोड़े बहुत। फिर चौथा होता है विशेष उपयोग के आधार। इसमें कुछ परिभाषाएं थी जिनको एक वर्गीकरण बना के अपन ने डाल दिया। पांचवा आता है जीवन चक्र के आधार, है ना। कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता रहता गन्ना बहुवर्षीय, हाँ सच में नहीं रहता है।
रिजका बहुवर्षीय, गन्ना बहुवर्षीय, देसी अरहर बहुवर्षीय होती है, देसी कपास बहुवर्ष, बहुत सारी चीजें होती। फिर प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, क्योंकि अपन बायोलॉजी तो पढ़ ही नहीं रहे हैं अभी। फिर प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर, फिर प्रकाश दीप्तिकालिता हो गया, फिर परागण के आधार पर। कुल मिला के कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तुम लिखते रहना, मेरे पास तो कॉपी पेस्ट है। ठीक है। अब इसमें से लिखने का काम तो बाद में ही करोगे ना। हाँ, इसे अपने डबल लेक्चर कवर हो जाएंगे, नहीं तो डबल टाइम लगेगा फिर। आराम से बैठो और खूब लिखो। ऑनलाइन वालों तुम्हारे सेव हो जाएगा, तुम भी लिखो। ठीक है। सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा अपना, बताओ? ऋतुओं के आधार पर। अरे, ये ऊपर से बोर्ड खराब है अब, मुझे पता है। नहीं नहीं, दिमाग विमाग तो क्या ही खराब होएगा, तो पहले से ही खराब कर रखा है, भगवान ने ही खराब दिया। अच्छा देते तो मास्टर थोड़ी बनते। चलो, अब ऋतुएं कितनी होती बेटा? खरीफ, दूसरी कौन सी होती है, और तीसरी कौन सी होती है? पर आजकल वो क्या पूछता है मालूम? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहा जाता है। बच्चे कहते हैं ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। अब बताओ, ये पढ़ाना पड़ता है क्या? ये खरीफ रबी जायद अरबी भाषा के शब्द हैं, इसलिए अपने सामान्य बोलचाल में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है ना? कौन सी भाषा के हैं? अरबी भाषा, जैसे खरीफ रबी जायद मौसम, ये सब अरबी भाषा, मॉनसून। अब कुछ नहीं पूछते, बुआई का समय और कटाई का समय। मान लो कि जून जुलाई में मैंने बुआई करी, किस चीज की? खरीफ की फसल। तो इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में कर दूंगा। और अगर अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई, यहाँ क्या लिख दूं? अक्टूबर नवंबर। और यहाँ क्या लिख दूं? मार्च अप्रैल। अब देखो, मान लो कि खरीफ की फसल जून जुलाई में लगाई, तो इसकी कटाई कब कर दी? अक्टूबर नवंबर में। अगर मान लो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल लगाई, तो इसकी कटाई कब कर दी? मार्च अप्रैल में। और अगर मार्च अप्रैल में जायद लगाई, तो इसकी कटाई कब कर दी? जून में। अब एक बच्चा आ गया मेरे पास, बोले अक्टूबर नवंबर में अगर इसकी कटाई करेंगे तो फिर इसकी बुआई कैसे करेंगे? फिर मैंने उसको समझाया, बेटा अक्टूबर 30 दिन, नवंबर 30 दिन, 60 दिन कटाई में नहीं लगेंगे। इतने खतरनाक लोग हैं। चलो क्या, ठीक है। ये सब नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है? उदाहरण। क्या पूछा जाता है? उदाहरण। पर थोड़ा सा उपयुक्त तापमान भी पूछ लेते हैं कभी कभी। खरीफ की फसलों के वृद्धि विकास के लिए 25 से 35, है ना? आपकी 11th की बुक में लिखा 28 से 35। क्या लिखा है? रबी के लिए 15 से 25। ये वृद्धि विकास का तापमान है, अंकुरण का नहीं बता रहा हूं, है ना? और जायद अच्छा तापमान तो कोई होता ही नहीं है इसमें, है ना? पर ये गर्म हवाएं है, वो लू झेल सकती है। अब इसमें सबसे कठिन काम है इसके उदाहरण याद करना। क्या याद करना बेटा? अच्छा, उदाहरण के लिए ट्रिक बनाओ तो ट्रिक कठिन हो जाती है। बड़ी समस्या क्या है? ट्रिक भी याद करना पड़े। तो ऐसी ट्रिक क्या काम की जिसको याद ही करना पड़े? तो मैंने इसकी ट्रिक थोड़ी दूसरी तरह से बनाई। देखो, लोबिया किसको कहते हैं पता है तुमको? चावला को कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबिया, है ना? तो लोबिया नाम का एक गंवार किसान था। गंवार किसको कहते हैं? अंगूठा छाप।
है ना। लोबिया नाम का एक कैसा किसान था? गंवार किसान था, अंगूठा छाप। उसके पास एक ढेंचू था। ढेंचू किसको कहते हैं? गधे को कहते हैं। ढेंचू किसको कहेंगे? गधे को। तुम मालूम है गधे में दो डिक्की होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, एक राइट हैंड है। देखा तुमने गधा कभी? हाँ, अपनी जाति के लोगों को देखना भी चाहिए। मैं तो देखता रहता हूँ। ये मेरा गधा ऐसे ही है, कुत्ते से तेज दौड़ता है। ठीक है। अब इसने क्या करा कि एक साइड तो भर लिए सोयाबीन। अब मंडी जाने लगा। अब तुम मालूम, अगर गधे की डिक्की में एक साइड बैलेंस ज्यादा हो जाए तो फिर वो रास्ता छोड़ के यूं यूं चलता है। तो सड़क, कोशिश सड़क पे चलने की करता है बेचारा वो, उसके अलाइनमेंट बिगड़ जाते हैं। तो फिर वापस बराबर करने के लिए एक तरफ सोयाबीन रखा, एक तरफ कपास रखा। क्या रखा? तो लोबिया नाम का एक गंवार किसान था, उसके पास एक ढेंचू था। ढेंचू मतलब ढेंचा या गधा, दोनों एक साथ। उसने एक साइड तो क्या रखा? सोयाबीन। और दूसरी साइड क्या रखा? कपास। और इस गधे को उसने सनई की रस्सी से बांध दिया। कैसे बांध दिया? सनई एक रेशे वाली फसल है, रस्सी बन गई ये लो। तो सनई की रस्सी से बांध दिया। अब उसको ध्यान आया कि अपन अगर मंडी जा रहे हैं तो खाना तो खाना पड़ेगा। तो वो घर गया। घर श्रीमती जी थी। कौन था बेटा? मिसेस लोबिया। अब इसने कहा कि मैं मंडी जा रहा हूं, भोजन का प्रबंध किया जाए। बोले मंडी क्यों जा रहे हो? क्या ही जरूरत है मंडी जाने की? रोज रोज मंडी क्यों ही जाना? तो बोले मैं सोयाबीन कपास बेच रहा हूं, पैसे आएंगे, दशहरा मनाएंगे। इतनी कुछ हो गई देवी, 3 तरह की रोटी बनाई। मक्का, ज्वार, बाजरा। और 3 तरह की दाल बनाई, उड़द, मूंग और अरहर। और तिल के तेल में बनाई, गरीबों का घी। फिर उसको लगा कि यार ये ज्वार बाजरे की रोटियां तो ऐसी कड़क हो जाती शाम तक के केचम केच खेल सकते हैं, फ्रिस्बी। तो फिर उसने चावल बना दिया। क्या बना दिया बेटा? पर ये खाना तो खराब हो जाता है एक आध दिन में। तो बोले मैं काम करती हूँ, टाइम पास के लिए मूंगफली सेक देता हूँ। और एक 5 वाला बीकाजी रखा था, बीकानेरी भुजिया, वो भी रख दिया था। अब बताओ खरीफ में कितनी फसलें? लोबिया नाम का एक गंवार किसान था, उसके पास ढेंचू था। एक साइड उसने कपास, दूसरी साइड सोयाबीन रखा, सनई की रस्सी से बांध। घर जाके श्रीमती से बोला तो उन्होंने मक्का ज्वार बाजरे की रोटी बनाई, उड़द मूंग अरहर की दाल बनाई, तिल के तेल में साथ बनाए चावल, मूंगफली और खाया बीकानेरी भुजिया के साथ। ये हो गई 16 फसलें। कितनी हो गई? हैं? क्या ट्रिक थी बताओ? लोबिया नाम का एक गंवार किसान था, उसके पास एक ढेंचू में एक साइड उसने, दूसरी साइड कितनी तरह की रोटी खाई? मक्का, ज्वार, बाजरा। दाल भी 3, उड़द मूंग अरहर। कौन से तेल में? तिल के तेल में। और क्या? मूंगफली। 16 फसलें। आज से पहले जिंदगी में कभी याद नहीं हुई होगी तो इतना मेहनत की है दिमाग को गर्म किए बगैर। है ना। तो अपनी दिक्कत क्या है कि हम दिमाग के अंदर फसल का नाम रखते हैं, फिर इधर डंडे से धक्का मारते हैं। ऐसे नहीं घुसेगा। है ना। चलो देखो, गिनो 16 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ही हुई यार। गवार ने लिखा ना, ये अंगूठा टेक है। ठीक है। अब बात आती है रबी की फसलें। कौन सी फसलें बेटा? रबी की फसलें। है ना। तो एक और किसान था, उसका नाम था लाही। क्या नाम था? और ये बहुत आलसी था।
मेरा किसान मेरा जैसा मन पड़े वैसा बनाऊंगा मैं। ठीक है। लाही नाम का एक आलसी किसान, अमीर आदमी ही होता है ना। इतना आलसी कि अपने खुद के खेत पे भी नहीं जाता था। बहुत बड़ा खेत था इसका। तो लाही आलसी किसान था जो खेत कभी ना जाई। तो उसने एक चौकीदार रख लिया, चुकंदर भाई। रखा उसने चौकीदार, नाम चुकंदर भाई, है ना। चने का वो खेत था, उसने सरसों लिया उगाई, दाल बनाई मसूर की, गेहूं की रोटी से खाई। गरीबी दिखाने के लिए लोगों को काई की रोटी खाता था, गेहूं की रोटी और मसूर। रात में बनाता था आलू मटर की सब्जी, है ना। अब उसके पास एक घोड़ा भी था, तो घोड़े के लिए उसने रिच का बरसीम उगा रखा। क्या उगा रखा? और गधे के लिए तंबाकू। कौन गधा? वो खुद ही, जो आदमी तंबाकू खाता वही क्या है, हाँ? और उसकी सिस्टर का नाम था कुसुम। यूं मत सोचना कुसुम तंबाकू खा रही है। कुछ भी सोचो, याद आना चाहिए मौके पे, है ना। तो इसकी ट्रिक अलग ही लिखना पड़ेगी। क्या लिखे हैं बेटा? लाई, लाई मतलब सरसों वर्गीय, है ना। जब सरसों को चारे के लिए उगाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? लाई। लाही आलसी किसान था जो खेत कभी ना जाई। कितनी फसलें हुई बताओ? बताओ कितनी हुई? अरे इस लाइन में कितनी हुई? एक दो तीन चार। लाही आलसी जो जाई, लाही आलसी किसान था जो खेत कभी ना जाई। रखा उसने, है, चौकीदार, नाम चुकंदर भाई। काय का खेत था? चने का वो खेत था, उसने सरसों लिया उगाई। अरे कविता भी तो बनना चाहिए ना। दाल बनाई मसूर की, गेहूं की रोटी से खाई। है, क्या हो गया? दाल से दाल मिल गई हूँ। अरे तो कविता है घनश्याम, वो गद्य था, ये पद्य है। लाही आलसी किसान था जो खेत कभी ना जाए। रखा उसने चौकीदार, नाम चुकंदर भाई। चने का वो खेत था, उसने सरसों लिया उगाई। दाल बनाई मसूर की, गेहूं की रोटी से खाई। है ना। रात में क्या बनाया? आलू मटर। घोड़े को क्या खिलाया? रिच का परसिल। और उसकी बहन को क्या खिला दिया? जैसे टीचर मैं नहीं बोल सकता, तुम तो याद तो कर सकते हो, पर नहीं पता चला ऑनलाइन में कोई कुसुम हो वो मेरे माथे पड़ जाए कि सर ये क्या सिस्टम है, हमारा नाम बदनाम बहुत सारे होते हैं। कभी कभी घनश्याम बोलता है, एक आध घनश्याम उधर से कमेंट करता है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो बताओ यार, ऐसे तो फिल्म में चलने ही नहीं दो तुम दुनिया में। रणछोड़ दास माथे जाए आमिर खान के, मेरा नाम कैसे प्रयोग कर। चलो, अब जायद में पांच छह नाम आते हैं। जायद में नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन आता है बताओ? मूंग उड़द। मक्का ज्वार चरी में जब अपन प्रयोग करते हैं ना, चरी किसको कहते हैं बेटा? हाँ, जब चारे के लिए अपन फसल उगाते हैं तो मक्का चरी और ज्वार चरी, और तरबूज खरबूज उगा लेते हैं लोग, है ना। सूरजमुखी को पुराने जमाने में खरीफ में लगाया जाता था, अब ज्यादातर लोग जायद में लगा लेते हैं एक्स्ट्रा क्रॉप के रूप, है ना। अब अपने को एक चीज देखना है कि प्राचीन काल में जब वर्षा आधारित खेती होती थी, ऐसी खेती जिसमें सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्षा आधारित खेती।
तब किसान केवल एक ही फसल लगाता था, और वो कौन सी होती थी? खरीफ की। बाद में जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ तो खरीफ के बाद कौन सी लगाने लग गए? रबी की फसल, है ना। फिर अब तो साल भर पानी है, तो किसानों ने क्या किया कि देखा कि इन दोनों में से ज्यादा तापमान कौन झेल सकती है? खरीफ की फसल। देखो 25 से 35, इसलिए उन्होंने खरीफ में से कुछ फसलों की बुआई कब शुरू कर दी? मार्च अप्रैल। और उनको क्या नाम दे दिया? मतलब जायद अलग से कोई ऋतु नहीं है, वो खरीफ की फसलें जो मार्च अप्रैल में उगाई जाती क्या कहलाती है? जायद। मतलब उनको जून की जगह 2-3 महीने पहले लगा देते हैं। जून में भी तो गर्मी है ना, तो 2 महीने पहले लगा देना जायद है। चलो और पढ़ाऊं कि छोड़ दूं आप? है, मेरा तो टाइम हो गया, तुम्हारा लिखने का बचा है। कब तक लिखोगे? लिखते रहो। जो नहीं समझ में आया ना उसकी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाना, है ना। जैसे मान लो खरीफ की ट्रिक याद ही नहीं आ रही क्या लिखना है, तो इतनी जगह छोड़ देना कि वो पूरी कहानी आ जाए। अगर लिख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ट्रिक अपनी खुद की बनाना चाहिए, वो जिंदगी भर याद रहती है।